एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैनेजिंग करिकुलम पार्ट 3। और ये जो टॉपिक है आप लोगों को बीएड में एक सब्जेक्ट रहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। तो जैसा कि ये पार्ट 3 है, यानी कि इसकी 2 वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाई हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहूँगी कि जो पार्ट 1 मैंने बनाया है मैनेजिंग करिकुलम का, उसमें मैंने इस टॉपिक का सिनॉप्सिस भी दिया हुआ है कि अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को ये टॉपिक पूछा जाए मैनेजिंग करिकुलम, तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो वो सिनॉप्सिस जो है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी वास्ट है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स सिनॉप्सिस में जो है ऐड किए हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट था कि सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो मे बी आंसर काफ़ी लंबा हो जाए, तो क्या हटाएं, क्या रखें, या किस तरीके से इसको अरेंज करें आंसर को। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसका सिनॉप्सिस इतना लंबा क्यों बना। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, मान लीजिए आप लोगों को एक टॉपिक मिला है या आप वर्क कर रहे हैं मैनेजिंग स्कूल के ऊपर। अगर आपको एक स्कूल मैनेज करना है तो आप क्या चीज़ें देखेंगे कि सिर्फ इतना ही देख के छोड़ देंगे क्या कि क्लासरूम, एक बिल्डिंग है वहाँ पे क्लास अलग अलग रूम्स हैं, उसको हम क्लासरूम बना देंगे, बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ेंगे और जाएंगे, सिर्फ इतनी ही चीज़ें देख के छोड़ देंगे, या और कुछ भी चीज़ें आप वहाँ पे करेंगे? तो और क्या हम करेंगे? क्लासरूम है, लाइब्रेरी है कि नहीं, वहाँ हम लाइब्रेरी बना सकते हैं या नहीं, लेबोरेटरीज रख सकते हैं कि नहीं, साइंस लैब अलग करें, कंप्यूटर लैब अलग करें, प्लेग्राउंड कितना है, एरिया कितना है, पीने का पानी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से देंगे, टीचर्स आपको कितने चाहिए, टीचर्स को कैसे मैनेज करेंगे, किन किन मतलब किस 1 to 8 आप या 1 to 5 क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट करें। तो अगर आप एक स्कूल का मैनेजमेंट देखें तो इतनी सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग वॉशरूम्स हैं कि नहीं, सेपरेट वॉशरूम्स। तो अगर आप पूरा एक पर्टिकुलर स्कूल को मैनेज करने का बात करें तो आप सिर्फ क्लासरूम देख के या फर्नीचर देख के छोड़ नहीं सकते, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ जो है करिकुलम में भी लागू होती है। अगर आपको मैनेजिंग करिकुलम बोला गया है, यानी कि करिकुलम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी ही होंगी। जैसे कि आप करिकुलम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका काम क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए करिकुलम बनाया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, यानी कि किन सिद्धांतों पे हम करिकुलम को बनाएं, करिकुलम बनाता कौन है, किसके लिए बनाई जाती है, इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है, तो इसलिए जो है इसका सिनॉप्सिस काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए आप लोगों को ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप ऐसे टॉपिक्स देखिए अगर जिसमें सेम टाइप के पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास लिखने का इतना समय नहीं है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से कुछ चीज़ें को हटा सकते हैं। जैसे मैंने सिग्निफिकेंस, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के तीनों बताए हुए, तो आप सिग्निफिकेंस रहने दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स रहने दीजिए, और नीड जो है, नीड को आप स्किप कर सकते हैं, नीड आप हटा दीजिए। जैसे कि इश्यूज एंड क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू करिकुलम है, और एक करिकुलर कंसर्न्स है, तो मान लीजिए आप करिकुलर कंसर्न्स को हटा दीजिए, इश्यूज एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इसको आप रहने दीजिए। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें जम रही है, जो आप लोग को ईजी वे में समझ में आ रहा है, वो चीज़ें आप रख सकते हैं अपने आंसर में, बाकी चीज़ें आप हटा सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ हटाना नहीं चाहते, तो जो भी टॉपिक है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। मान लीजिए प्रिंसिपल्स, मैंने 10 प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, तो आप 6 या 7 ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप अपने आंसर्स को मैनेज कर लीजिएगा। और एक बात ये कि अभी क्योंकि कोरोना समय है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन एग्जाम्स ज़्यादातर हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही है, तो आप के पास अगर लिखने का अच्छा खासा टाइम है, मतलब सफिशिएंट टाइम है, और पेपर वगैरह भी आपके पास, शीट जो है आंसर शीट अच्छे से अवेलेबल है, तो मेरा मानना है कि आप सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि मैं आंसर उतना लंबा नहीं बता रही, सिनॉप्सिस देख के चीज़ें लंबी लग रही हैं या बड़ी लग रही हैं, बट एक्चुअल में उतना है नहीं। जब आप लिखेंगे, अगर आप 16 नंबर या 18 नंबर का एक आंसर लिखते हैं, तो 10-12 पेज लिखने के लिए ये सारी चीज़ें
मतलब आ सकती हैं आराम से। तो अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं और आपके पास अच्छे से टाइम है तो आप सारी चीज़ें इंक्लूड करिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स करवा रही है तो फिर आप जैसे हम टाइम लेके चलते हैं कि 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में हमको एक आंसर कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को जो है एडजस्ट कर लीजिए या मैनेज कर लीजिए, जैसे भी आप लोगों को लिखते बनता है। और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसको देख के आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन तो किया ही होगा कि हम किस प्रकार के आंसर्स लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें किस हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कई टीचर्स जो है क्वालिटी आंसर्स देखते हैं, कई लोग क्वांटिटी देखते हैं। अपन अगर किसी को शॉर्ट में आंसर लिख करके दे दें पर एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ लिखें जो पूछा गया है, तो कुछ टीचर्स को वो भी अच्छा लगता है। पर कुछ टीचर्स सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत छोटे से में निपटा दिया, इसने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, तो वो उनको लेंथी आंसर्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है, उसका जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया कि हमने प्रिसाइज आंसर लिखा था तो हमको ज़्यादा मिला या कम मिला, या हमने लेंथी आंसर लिखे तो हमको ज़्यादा मिला या कम मिला, तो इस तरीके की जो भी आपकी रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं इसको शॉर्ट करके ही बता रही हूँ। ये मैनेजिंग करिकुलम जो टॉपिक है बहुत लंबा नहीं है, आप एक बार लिख करके इसको देख सकते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। जितने मार्क्स का पूछा जाता है वैसा उस तरीके से ये कवर हो जाएगा। तो ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद भी आप लोगों को कुछ लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो मैनेजिंग करिकुलम का थर्ड टॉपिक है। हमने फर्स्ट में देखा था इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस देखे थे, करिकुलम के मीनिंग एंड डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस क्या होता है करिकुलम का, नीड क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हमने करिकुलर कंसर्न्स देखे, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इश्यूज एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे वो है एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम को किन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, कौन इसकी प्लानिंग करता है, कौन इसको सेट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Curriculum construction in India is planned centrally by the educational authorities of the state। जिस भी मतलब राज्यों के अपने एजुकेशनल अथॉरिटीज होते हैं वही लोग जो है करिकुलम को प्लान करते हैं। ईच स्टेट हैज़ एन एग्जामिनिंग बोर्ड, यानी कि हर एक राज्य का अपना एक एग्जामिनिंग बोर्ड होता है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, एज वेल एज द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि उस राज्य का एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी होता है। जनरली curriculum for the secondary and senior secondary stage is formulated by the examining body, यानी कि जो सेकेंडरी स्टेज में या सीनियर सेकेंडरी स्टेज में बच्चे रहते हैं उनका करिकुलम जो है जनरली जो है एग्जामिनिंग बोर्ड जो होता है वो सेट करता है। एंड करिकुलम एट द प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज, जो प्राइमरी लेवल के और मिडिल स्टेज के जो बच्चे रहते हैं उनका करिकुलम जो प्रिपेयर किया जाता है वो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर करता है एंड प्रिस्क्राइब करता है। आगे हमको देखना है नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रिपेयर्स एंड प्रिस्क्राइब्स करिकुलम एट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज फॉर द स्कूल्स एफिलिएटेड विथ इट। जो स्कूल्स हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड है, तो CBSE जो है वही उनका करिकुलम सेट करता है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए। Many schools located in different states of India follow this curriculum, और इंडिया के बहुत सारे राज्य हैं जो इस CBSE का जो करिकुलम रहता है उसको फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स लोकेटेड इन द कैपिटल, यानी कि ज़्यादातर स्कूल्स जो स्टेट ऑफ दिल्ली में जो स्कूल्स हैं ऑल्सो फॉलो द सेम करिकुलम, यानी कि जो CBSE ने जो करिकुलम ठहराया होता है उसी को ही स्टेट ऑफ दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो भी उसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये भी एक बोर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन है आप कह सकते हैं, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं और ये अपना करिकुलम सेट करते हैं। तो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन प्रिपेयर्स एंड प्रिस्क्राइब करिकुलम फॉर स्कूल्स एफिलिएटेड टू इट, जो स्कूल्स इसके अंडर एफिलिएटेड होते हैं उसका करिकुलम जो है ये सेट करते हैं। While formulating the curriculum, subject experts of various educational bodies like NCERT, State Council of Educational Research and Training, college lecturers and practicing teachers are associated,
यानी कि जब करिकुलम फॉर्मुलेट किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है तो काफ़ी सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे NCERT के लोग इसमें शामिल रहते हैं, स्कूल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहाँ से लोग इसमें शामिल रहते हैं, कॉलेज लेक्चरर्स इसमें रहते हैं, एंड प्रैक्टिसिंग टीचर्स जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इतने सारे लोगों की योगदान से जो है करिकुलम बनता है। करिकुलम कभी भी कोई एक सिंगल व्यक्ति किसी करिकुलम को सेट नहीं कर सकता। इसका कैरेक्टरिस्टिक ही ये होता है कि करिकुलम इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि एक से अधिक लोग रहते हैं, अपने अनुभवों को इसमें शेयर करते हैं, उसके बाद ही एक करिकुलम बनाया जाता है। वेरियस बोर्ड्स इसमें रहते हैं, इंडिया के जो अलग अलग राज्य हैं उनका अपना एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, और जो है अलग अलग बोर्ड्स जो हैं, एग्जामिनिंग बोर्ड्स जो हैं, जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, उसके बाद टीचर्स का इसमें योगदान रहता है। NCERT के लोग इसमें शामिल होते हैं, स्टेट काउंसिल, कॉलेज लेक्चरर्स, प्रैक्टिसिंग टीचर्स, ये सारे लोग मिल करके किसी भी करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं। द टीचर इज द की फिगर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, और इस करिकुलम को लागू करने में या इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का होता है। ही इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ टीचिंग द सिलेक्टेड सब्जेक्ट। जो भी करिकुलम बनाते वक्त डिसाइड हुआ है कि इस लेवल के बच्चे को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, उसको एक्चुअली वो काम को करने के लिए टीचर्स के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, टू एंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स का विकास जो है, उनका डेवलपमेंट है, उनका ग्रोथ है, वो अच्छी तरीके से, सही तरीके से हो पाए, और वो अपने एजुकेशनल एम को अचीव कर पाए, और एक लेवल को जो है वो अचीव कर पाए, जो जिस चीज़ को सीखने के लिए आए हैं वो एग्जैक्ट चीज़ वो सीख करके बाहर निकले। तो ये था एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चीज़ जो हमको देखनी है वो है रोल ऑफ द टीचर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजैक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के समय टीचर का क्या वर्क रहता है या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसको लागू करना या काम में लाने का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हम उसको टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में लागू करें या उसको स्टार्ट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो द टीचर इज द मैनेजर ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको कौन मैनेज करता है, टीचर्स ही मैनेज करते हैं। सो द मैनेजिंग ऑफ दिस एक्टिविटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको सही ढंग से, इफेक्टिव वे में, इफिशिएंट वे में अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसके कुछ 4 स्टेप्स हैं जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, और यही 4 स्टेप्स जो है ये किसी टीचर का रोल होते हैं किसी करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में और उसके ट्रांजैक्शन में। सो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हमको देखना है वो है प्लानिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, यानी कि जब हम एज अ टीचर अगर मैं कोई करिकुलम फॉलो कर रही हूँ तो उसको फॉलो करने के लिए, उसको बच्चों को समझाने के लिए जो भी चीज़ें करिकुलम में दी गई है, मैं कुछ स्ट्रेटजीज अपनाऊंगी, कुछ टेक्निक्स अपनाऊंगी। तो प्लानिंग करते वक्त उनके बारे में मैं सोचूंगी, उन पे विचार विमर्श करूंगी। एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी मैं सिखाने जा रही हूँ, करिकुलम से उनको पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं किस तरीके का उनको नॉलेज देना चाह रही हूँ, यानी कि क्या ज्ञान वो सीखें ये मैं चाह रही हूँ। स्किल्स क्या उनमें डेवलप करूं, एंड एटीट्यूड कैसे उनका बिल्ड हो या क्या एटीट्यूड मुझे उनमें डेवलप करना है। इन सारी चीज़ों की मुझे जो है प्लानिंग करनी होती। प्लानिंग मतलब एक्चुअल कोई वर्क करने से पहले उसके ऊपर जब हम सोच विचार करते हैं कि उस चीज़ को हम पूरा कैसे करें या कंप्लीट कैसे करें, तो वो हमारी हो जाती है प्लानिंग। सो प्लानिंग जो है फर्स्ट स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमको देखना है ऑर्गेनाइजिंग, यानी प्लान कर लिए, प्लान करने के बाद हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। ऑर्गेनाइज करने का ये मतलब होता है कि हम जो टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं या जो रिसोर्सेज हम यूज़ करने वाले हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको जो है अरेंज करना। ऑर्गेनाइजिंग में छोटा सा ही लाइन लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि वेरियस रिसोर्सेज, किन किन किताबों का इस्तेमाल करेंगे, किन किन
बुक्स या जो भी चीज़ें हमको लेनी है, कुछ एड हमको लेना है, ऑडियो विजुअल एड हम उनको देना चाह रहे हैं, या जो भी हम रिसोर्सेज अवेलेबल कराना चाह रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन करना, ये भी टीचर का एक काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के बाद लीडिंग। लीडिंग में चीज़ें आती है जब कोई टीचर अपना एक्चुअल वर्क स्टार्ट करता है, यानी कि बच्चों को सिखाना स्टार्ट करता है। इट मीन्स एक्चुअली डूइंग द टीचिंग वर्क। कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स, यानी कि उनके साथ कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना, चीज़ें सिखाना, उनसे बात करना, एक डिस्कशन मेथड अपनाना या लेक्चर मेथड अपनाना, यानी कि उससे उनसे कम्युनिकेट करना, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना और चीज़ें उनको सिखाना और उनकी भी चीज़ों को सुनना। मोटिवेटिंग दैम, उनको मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए या कुछ चीज़ें सीखने के लिए। एंड हेल्प देम टू ग्रो, तो ये होता है लीडिंग। इट मीन्स एक्चुअली डूइंग द टीचिंग वर्क, communicating with students, motivating them and help them to grow। और लास्ट और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये आता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर उसको कंट्रोल करके उसमें कुछ सुधार आप ला रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्विंग लर्निंग सिस्टम, यानी कि जो भी लर्निंग सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करना कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, आपका वे क्या है सिखाने का, बच्चे उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, उसको समझ रहे हैं कि नहीं। इन चीज़ों को टीचर्स को जो है ऑब्जर्व करना होता है। इवेल्युएटिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी या टेक्निक्स या मेथड्स कह लीजिए जो भी आप सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आपको इवैल्यूएशन उसका करना पड़ता है, यानी कि उसको जांचना पड़ता है कि आप सही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। कि मान लीजिए बहुत छोटे बच्चे हैं पर उनको आप इतने मतलब हाई फाई तरीके से पढ़ा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, और बहुत बड़े बच्चे हैं पर उनको आप एकदम छोटे बच्चे जैसे ट्रीट कर रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। तो आपकी टेक्निक्स जो होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजीज जो होनी चाहिए सही होनी चाहिए। किसी प्रकार का स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कमज़ोर है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड मॉडिफाइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, यानी कि इनको ऑब्जर्व करके जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वही आपको फीडबैक दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको काम करना है और उसको और सुधारने का प्रयास करना है। तो ये सारा था कि रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पॉइंट्स हमने 4 देखे। करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने का हमने मतलब देखा कि शिक्षा जो है बच्चों तक पहुंचाना, तभी करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ ये हम कह सकते हैं ना। और शिक्षा कौन पहुंचाएगा, टीचर्स ही पहुंचाएंगे। तो टीचर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि करिकुलम को सही तरीके से हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ ताकि वो अपने एजुकेशनल एम को अचीव कर सकें। तो पहला काम जो टीचर को करना होता है प्लानिंग करने का, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज करें। लीडिंग यानी कि अपना टीचिंग वर्क प्रॉपर वे में करना, सही स्ट्रेटजीज वगैरह का इस्तेमाल करते हुए। कंट्रोलिंग का मतलब है जो भी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इवेल्युएट करना और जो भी फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट करना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इसका एक लास्ट पार्ट और बनेगा इस टॉपिक का, यानी कि मैनेजिंग करिकुलम का, जो कि होगा पार्ट 4। और उसमें करिकुलम इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके मेथड्स एंड टेक्निक्स वगैरह क्या होते हैं, यही सारी चीज़ें हम बस डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक जो है आप लोगों का ओवर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि जो कंटेंट है वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।